हेलो दोस्तों, मैं नामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड, पीजीटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, इनमें से अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड है जिसमें आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि ये टीजीटी, पीजीटी, नवोदय विद्यालय, केवीएस जिसे आप एनवीएस के कहते हैं, नवोदय विद्यालय, और इसके साथ साथ केवीएस जिसे आप केंद्रीय विद्यालय कहते हैं, सबके कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नवोदय विद्यालय, फिर उसके बाद जीआईसी बायोलॉजी, मतलब किसी भी एग्जाम में जो भी बायोलॉजी से एक क्वेश्चन पूछा गया है उसका डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। अभी तक 84 क्वेश्चन हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स एंड जेनेटिक्स का कर लिए हैं। ये जेनेटिक्स कोड का लास्ट वीडियो है। उसके बाद हम लोग इनहेरिटेंस या फिर जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जेनेटिक कोड्स के पढ़ रहे हैं। उसके पहले क्रोमोजोम वगैरह टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गई। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखा तो हमारे इसी चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विद एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन को पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आप तक फट से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन वाज सिंथेसाइज्ड बाय, पहला कृत्रिम जीन किसके द्वारा संश्लेषित किया गया। ये बहुत फेमस वैज्ञानिक है और इनको जो है जीन संश्लेषण के लिए नोबेल भी मिल चुका है। उनका नाम क्या है? हरगोबिंद खुराना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर एच.जी. खुराना, या फिर आप कह सकते हैं हरगोबिंद खुराना को कृत्रिम जीन के लिए 1963 में इन्होंने कृत्रिम जीन बनाया था और 1968 में इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है, जो कि 77 बेस पेयर के साथ एलीन टीआरएनए जीन था। बाद में इसे ट्राइजोनिक टीआरएनए जीन को बनाया जिसमें 207 बेस पेयर भी थे। पहले इन्होंने 77 बेस पेयर के साथ एलीन टीआरएनए बनाया, जीन को बनाया, और बाद में इन्होंने क्या किया, ट्राइजोनिक टीआरएनए जीन को बनाया जिसमें 207 बेस पेयर हुआ करते थे। और कृत्रिम जीन के लिए ही इन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने जीन की खोज कब की? तो 1963 में इन्होंने कृत्रिम जीन की खोज की, यानी कृत्रिम जीन जो है वो बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेशन कोडॉन इन जेनेटिक कोड, निम्नलिखित में से कौन सा जेनेटिक कोड को समाप्त करने वाला कोडॉन है। जेनेटिक कोड को समाप्त करने वाला कोडॉन यानी जिसे टर्मिनेशन कोडॉन कहते हैं वो 3 है। मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बहुत अच्छे से बताया, जिसमें UAG, UAA और UGA है। ये 3 कोडॉन जो है ये जेनेटिक कोड को समाप्त करने वाला है। तो ऑप्शन ए तो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। इसी को टर्मिनेशन कोडॉन, या फिर आप इसी को नॉनसेंस कोडॉन, या फिर इसी को स्टॉप कोडॉन के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 होते हैं। कौन कौन से? UGA, उसके अलावा UAG, और एक होता है UAA। बाकी ये 3 जो होते हैं ये नहीं होते हैं। ठीक है, ये त्रिगुणित कोडान के अंतर्गत नहीं आते हैं। तब ये क्या कहलाते हैं? तो ये अमीनो अम्ल को सिंथेसिस करने वाले कोडान होते हैं। ये अमीनो अम्ल को क्या कहते हैं? अमीनो अम्ल अमीनो अम्ल के लिए कोडित किए जाते हैं ये। ठीक है, और ये जो तीनों होते हैं ये नॉनसेंस कोडॉन, या फिर इसी को आप स्टॉप कोडॉन, या फिर इसी को टर्मिनेशन कोडॉन कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्रों के जीनों के समूह का इस प्रकार पुनर्व्यवस्थन की गुणसूत्रों में उसका क्रम उत्क्रमित हो जाता है, क्या कहलाता है? इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, डिफिशियंसी, या फिर इंटरचेंज। Rearrangement of a group of gene is chromosome in such a way that their order in the chromosome is reserved in refers to as इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, कमी या आदान प्रदान। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्वर्जन। गुणसूत्रों के जीनों के समूह का इस प्रकार पुनर्व्यवस्थन की गुणसूत्रों में उनका क्रम उलट यानी कि 180 डिग्री हो जाता है, तो इसी को इन्वर्जन कहा जाता है, इन्वर्जन कहा जाता है। यह तब होता है जब एक एकल गुणसूत्र अपने भीतर टूट फूट और पुनर्व्यवस्थापन से गुजरता है, तब क्या होता है? इनका इन्वर्जन हो जाता है, 180 डिग्री ये मुड़ जाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? इन्वर्जन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीन शब्द किसने दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क करिएगा कि जीन शब्द को प्रतिपादित किसने किया। तो जीन शब्द को प्रतिपादित किया जोहान्सबर्ग ने।
जोहानसन या जोहानसनबर्ग इनको कहा जाता है, इनके द्वारा जीन शब्द को प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अनुवांशिकी, जिसे आप जेनेटिक्स कहते हैं, इसको किसने दिया, जो जेनेटिक्स शब्द यानी कि अनुवांशिकी शब्द जो है वो बेटसन ने दिया था। बेटसन ने क्या दिया था, जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी शब्द दिया था। जबकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ अनुवांशिकी या फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ अनुवांशिकी कहा जाता है। इन्होंने पीस के प्लांट पे जो है जेनेटिक्स को बहुत अच्छे से डिस्कवर किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। जबकि जेनेटिक्स टर्म देने वाले कौन थे, तो वो बेटसन थे। ठीक है, बेटसन ने 1905 में जेनेटिक्स टर्म दिया था। अगर पूछ लिया जाए गुणसूत्र का सिद्धांत किसने दिया, तो मैकक्लंग ने गुणसूत्र का सिद्धांत दिया था। वहीं पे अगर बात करें कि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को किसने बताया, तो मॉर्गन ने। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बारे में किसने बताया, मॉर्गन ने। तो मॉर्गन ने क्या बताया, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर। बेटसन ने क्या दिया, टर्म अनुवांशिकी दिया। जोहानसन ने क्या दिया, इन्होंने जीन शब्द को प्रतिपादित किया। और मैकक्लंग ने क्या बताया था, तो मैकक्लंग ने गुणसूत्र का सिद्धांत दिया था। थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल का सिद्धांत, जो क्रोमोसोम का सिद्धांत किसने दिया, मैकक्लंग ने दिया था। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि जीन क्या है, तो जीन आनुवंशिकता की बुनियादी भौतिकी तथा कार्यात्मक इकाई है। जिस तरह सेल जो होता है वो शरीर की स्ट्रक्चर और फंक्शनल इकाई होता है, उसी तरह अगर जीन नहीं होगा तो डीएनए किसी काम का नहीं होगा। इस डीएनए पे जो मौजूद जीन होता है यही माता पिता के लक्षण को उनके संतान में पहुंचाता है, इसलिए इसे भौतिक तथा कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीन आर मेड बाय, जीन बने होते हैं हिस्टोन, लिपोप्रोटीन, हाइड्रोकार्बन या पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यूपीपीसीएस और टीजीटी बायोलॉजी 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि जीन जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है जो आमतौर पर गुणसूत्र पर स्थित होता है। और ये करते क्या है, तो ये वंशानुक्रम की कार्यात्मक इकाई है, यानी कि माता पिता के लक्षण उनके संतानों में ले जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। जीन जो होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन, हिस्टोन प्रोटीन में अधिकता होती है अर्जिनिन तथा लाइसिन की, ग्लाइसिन तथा एस्पार्टिक एसिड की, ग्लूटामिक एंड एस्पार्टिक एसिड या मिथोनिन एंड ग्लूटामिक एसिड की। हिस्टोन प्रोटीन में किसकी अधिकता होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जिनिन तथा लाइसिन की। ऋणात्मक डीएनए को चारों तरफ से धनात्मक हिस्टोन ऑक्टोमर जो होते हैं वो घेरे रहते हैं, इन्हीं को न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। और हिस्टोन ऑक्टोमर के प्रत्येक हिस्टोन प्रोटीन, जिन्हें आप H2A, H2B और H3H4 ये कहा जाता है, इन्हीं को हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। और ये जो होता है 2 कॉपी में पाई जाती हैं। हिस्टोन प्रोटीन धनात्मक क्षारीय प्रोटीन होते हैं जिसमें आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो अम्ल की अधिकता होती है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर हिस्टोन प्रोटीन के टाइप पूछ लें तो H2A होता है, H2B होता है, H3 होता है और H4 होता है, ये हिस्टोन प्रोटीन का टाइप होता है। ठीक है, और हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं, ये जो हिस्टोन ऑक्टोमर होते हैं ये कैसे होते हैं, ये धनात्मक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस दैट इज एक्सटेंड बाय डीएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड, एक न्यूक्लिक अम्ल अनुक्रम जो डीएनए संश्लेषण द्वारा बढ़ाया जाता है क्या कहलाता है। आ ट्रिपलेट स्टैंडर्ड, आ प्राइमर स्टैंडर्ड, आ लीडिंग स्टैंडर्ड या आ लेइंग स्टैंडर्ड क्या कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आ लेइंग स्टैंडर्ड। एक न्यूक्लिक अम्ल अनुक्रम जो डीएनए संश्लेषण द्वारा बढ़ाया जाता है वो लैगिंग या फिर लेगिंग सॉरी मैंने लेइंग बोल दिया, लैगिंग स्टैंडर्ड कहलाता है। लैगिंग स्टैंडर्ड एक एकल डीएनए स्टैंडर्ड होता है जिससे डीएनए प्रकृति के दौरान 5 और 3 ये जो होता है ना दिशा, ये जो 5, 3 होता है इसी में दोहराया जाता है। डीएनए को ओकाकाजी टुकड़े नामक असंतत हिस्सों में लैंगिक स्टैंडर्ड को जोड़ा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक न्यूक्लिक अम्ल अनुक्रम जो डीएनए संश्लेषण द्वारा बढ़ाया जाता है क्या कहलाता है, अलैंगिक स्टैंडर्ड कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन डीएनए रिप्लिकेशन द हेलिक्स इज ऑनवर्ड बाय द एंजाइम, डीएनए प्रकृति में हेलिक्स किस एंजाइम द्वारा खोला जाता है, ट्रोपोआइसोमरेज, प्राइमरेज, डीएनए पॉलीमरेज या हेलिकेज, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हेलिकेज। डीएनए प्रकृति यानी डीएनए रिप्लिकेशन में
हेलिकेज एंजाइम के द्वारा हेलिक्स को खोला जाता है। ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए प्राइमर को हटाता है और अंतराल को कम करता है। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था कि डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, जो प्राइमर होता है आरएनए प्राइमर बनाने का कार्य करता है। तो आरएनए प्राइमर बनाता है आरएनए पॉलीमरेज और इसी आरएनए प्राइमर को हटाता है डीएनए पॉलीमरेज और लिंकेज क्या करता है, इन दोनों डीएनए को आपस में जोड़ता है। ठीक है। और ये जो दिया जा रहा है डीएनए प्रकृति में हेलिक्स किस एंजाइम द्वारा खोला जाता है, तो हेलिकेज एंजाइम के द्वारा ये खोला जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द सिंथेसिस ऑफ सी डीएनए रिक्वायर, सी डीएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। क्वेश्चन है सी डीएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यकता होती है डीएनए पॉलीमरेज की, डीएनए लाइगेज की, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की या आरएनए पॉलीमरेज की। एलटी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। एलटी का पेपर लास्ट टाइम 2018 में हुआ था, उसके बाद एलटी का पेपर नहीं हुआ, वो अब होने वाला है। तो उसकी तैयारी हम लोग किस बेस पे करेंगे, 15 में जो आया होगा, 18 में जो आया होगा और यूपी पीसीएस ने जितने क्वेश्चन पूछे होंगे, जीआईसी में जो क्वेश्चन आया होगा उसी बेस पे तो करेंगे। तो वो सारे क्वेश्चन ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। बहुत जल्द हम लोग बॉटनी के भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि एलटी जीआईसी किसी भी ऐसा एग्जाम जहाँ पे बायोलॉजी पूछा जाता है, चाहे आप बिहार टीआरई की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिलेंगे। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सी डीएनए के संश्लेषण के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम की आवश्यकता होती है, सॉरी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ट्रांसक्रिप्शन नहीं ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, इसकी आवश्यकता होती है। पूरक डीएनए जिसे सी डीएनए के नाम से जाना जाता है, अगर पूछा जाए सी डीएनए को किस नाम से जानते हैं तो इसे पूरक डीएनए भी कहते हैं। ठीक है। एक एमआरएनए अणु की एक डीएनए कॉपी है। एक डीएनए पॉलीमरेज जो एक टेम्पलेट के रूप में डीएनए या आरएनए का उपयोग करता है। डीएनए पॉलीमरेज क्या है, तो ये टेम्पलेट के रूप में डीएनए या आरएनए का यूज़ करता है। और जो सी डीएनए है ये एमआरएनए अणु की एक कॉपी होती है। ठीक है। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन डीएनए इंक्लूड्स, डीएनए एक विकिरण के प्रत्यक्ष प्रभाव में शामिल है केवल pyrimidine डायमर द्वारा, फॉर्मेशन ऑफ pyrimidine डायमर ओनली, रिमूवल ऑफ प्यूरिन और pyrimidine बेस ओनली, क्रॉस लिंकेज ऑफ स्टैंडर्ड ओनली या फिर ऑल ऑफ एवर। डीएनए डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन डीएनए इंक्लूड्स, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों ही इसके सही जवाब हैं। डीएनए एक विकिरण का प्रत्यक्ष प्रभाव निम्नलिखित है, जिनमें से pyrimidine डायमर द्वारा, प्यूरिन तथा pyrimidine क्षारकों का निष्कासन और रज्जुकों का क्रॉस बंधन यानी कि क्रॉस लिंकेज ऑफ स्टैंडर्ड ओनली, तीनों ही इसके सही जवाब हैं। ठीक, एलटी ग्रेड बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रेच ऑफ फंक्शनल जीन इज कॉल्ड एज, कार्यात्मक जीन के हिस्सों के शामिल होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए DSSB PGT में पूछा गया क्वेश्चन। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको सारे एग्जाम के एक ही जगह क्वेश्चन कैसे मिल जाएंगे या फिर सारे एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट है, तो आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए कि ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। कार्यात्मक जीन के हिस्सों में शामिल होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन जीन मैनिपुलेशन यानी कि जीन का हेरफेर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जीन के कुछ हिस्से में कार्यात्मक जीन को शामिल करने की प्रक्रिया जीन मैनिपुलेशन या फिर जीन का हेरफेर कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, द अनलिमिटेड प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक्स मटेरियल कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ, डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ होने का अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से प्राप्त होता है। बगल में शादी है, वहाँ पे पटाखे की आवाज़ आप सभी को सुनाई दे रहा होगा, तो थोड़ा पटाखे के आवाज़ के साथ एंजॉय करिए। ठीक है। क्वेश्चन मैंने पढ़ा कि डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ होने का अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से प्राप्त हुआ है। द अल्टीमेट प्रूफ द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ, एब्री, हर्से और चेस, फिर मैक्लियोड और मैककार्टी, किसके प्रयोग से जो है वो डीएनए के जेनेटिक्स मटेरियल का अंतिम प्रमाण जो है वो प्राप्त हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्से और चेस। ग्रिफिथ ने क्या किया था, तो ग्रिफिथ ने निमोनोकोकस बैक्टीरिया, जिसे आप कहते हैं निमोनोकोकस बैक्टीरिया जो होता है, ये जो होता है चूहे का एक प्रयोग है जिसे ग्रिफिथ ने किया था। इसका प्रयोग ग्रिफिथ रूपांतरण के नाम से जाना जाता है। इस प्रयोग में एवरी और मैक्लियोड ने मैकटॉर्टी ने साबित किया था कि डीएनए आनुवांशिक सामग्री और ग्रिफिथ का रूपांतरण वास्तविक में डीएनए है। इसको किसने साबित किया था, तो एवरी ने साबित किया था। बाकी हर्से और चेसे ने डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ होने का अंतिम प्रमाण दिया था। ठीक,
हर्शे और चेज प्रयोग ने डीएनए को एक आनुवंशिक पदार्थ के रूप में सिद्ध किया। इन्होंने बताया कि बैक्टीरियोफेज अपनी आनुवंशिक सामग्री को कोशिका के बाहर अपने प्रोटीन कोट को छोड़कर पोषक कोशिका में इंजेक्ट करते हैं। ये बात किसने बताई थी? हर्शे और चेज ने बताई थी, और यही अंतिम प्रमाण था। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए ग्रिफिथ ने किसकी खोज की, तो इन्होंने निमोनोकोकस बैक्टीरिया, जिसके निमोनोकोकस बैक्टीरिया से क्या कॉज करता है? निमोनोकोकस वो क्या कहते हैं, निमोनिया कॉज करता है। तो इसके बारे में किसने बताया था? तो ग्रिफिथ ने बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सी वैल्यू पैराडॉक्स किस स्थिति की उपस्थिति को दर्शाता है? सी वैल्यू पैराडॉक्स रिफर टू द प्रेजेंस ऑफ व्हिच कंडीशन? कोडिंग के लिए आवश्यक से अधिक डीएनए, पॉलीपेप्टाइड गठन के लिए आवश्यकता से कम टीआरएनए संख्या, पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण के लिए आवश्यकता से बड़ी संख्या में राइबोसोम, आरएनए संश्लेषण के लिए आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता से कम संख्या। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मोर डीएनए देन नीड फॉर कोडिंग। ठीक, सी वैल्यू पैराडॉक्स, जो सी मूल्य पैराडॉक्स है, इसका तात्पर्य होता है, यानी कि इसका अर्थ है स्थिर मूल्य पैराडॉक्स से जो कोड यानी कि जो कोडिंग के लिए एक से अधिक डीएनए की आवश्यकता को संदर्भित करना। सी मान यानी कि सी वैल्यू विरोधाभास यह है कि यह एक अगुणित जीनोम, जिसे आप IC वैल्यू कहते हैं, इसमें डीएनए की मात्रा एक जीव की जटिलता के लिए दृढ़ता से मेल नहीं खाती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ mRNA हैज़ द सीक्वेंस, अगर mRNA में अनुक्रम है, mRNA में अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। डायरेक्ट मैं जवाब की तरफ आती हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा बॉन्ड है, तो इसको आप जो है भूल सकते हैं। mRNA का जो अनुक्रम होता है वो 5, एक मिनट, ये अनुक्रम दिया हुआ है। ठीक है, ये अनुक्रम दिया हुआ है, ये आपको अनुक्रम सीक्वेंस दिया है, और टेम्पलेट, एक मिनट, क्वेश्चन क्या पूछा? अगर mRNA में अनुक्रम है, अगर mRNA में ये अनुक्रम दिया हुआ है UAGAA UCC UAGA3, अगर ये दिया हुआ है तो इस क्रम में टेम्पलेट डीएनए स्टैंडर्ड क्या होगा? तो टेम्पलेट डीएनए स्टैंडर्ड क्या होगा? ए की जगह एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। एक मिनट मैं इसको बताती हूँ। ये हो जाएगा TACTTAGGATCT। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, जहाँ पे एडेनिन थायमिन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ। ठीक, गुआनिन साइटोसिन के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए के एक पूरक मोड़ में अ कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए हैज़, 2 क्षार युग्म यानी 2 बेस पेयर, 7 बेस पेयर, 5 बेस पेयर या 10 बेस पेयर। ये क्वेश्चन कई बार कई तरह से घुमा के पूछा गया कि डीएनए के एक जो पूरा मोड़ होता है जो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, जो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, उसमें कितने जो होते हैं बेस पेयर होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, और 2 बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रत्येक मोड़ में 10 बेस पेयर होते हैं। डीएनए के अणु का व्यास कितना होता है अगर पूछ लिया जाए तो ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, जीन आर मेड बाय, जीन किससे बना होता है? हिस्टोन, लाइपोप्रोटीन, हाइड्रोकार्बन या पॉलीन्यूक्लियोटाइड? जीन किसका बना होता है? तो जीन किस में पाया जाता है? डीएनए और आरएनए में। तो डीएनए और आरएनए क्या है? तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, तो जीन भी तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जीन डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड के द्वारा बनते हैं। जीन आनुवंशिक सामग्री के घटक हैं, इस प्रकार इन्हें वंशानुक्रम की इकाई कहा जाता है। ये माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। अच्छा, माता पिता के लक्षण या वंशानुगत लक्षण क्या होते हैं? बार बार मैं ये शब्द बोल रही हूँ, इसके पहले की वीडियो में बोला था, क्या आपके दिमाग में नहीं आया कि ये क्या होते हैं? तो आपको बताते हैं, जैसे आपने किसी बेबी को देखा होगा तो उसको देखते हुए हमारे घर में जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो लोग कहते हैं इसकी आंखें तो एकदम अपने पापा को पड़ी, या इसके गाल एकदम अपने चाचा को पड़े। यही लक्षण जो परिवार के किसी सदस्य का लक्षण उस बच्चे में जाता है, जैसे आंखों का रंग हो गया, बालों का रंग हो गया, आंखों की संरचना हो गई, ओठ का आकार हो गया, यही लक्षण वंशानुगत लक्षण कहलाता है। ठीक है, और इसी को ट्रांसफर करने का कार्य उनके पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर करने का कार्य ये जीन करता है। जीन होता कहाँ है? तो जीन जो है ये डीएनए पे मौजूद होता है। ठीक है, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, क्योंकि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है तो जीन भी तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, हेट्रोक्रोमेटिन इज जनरली इन, क्या लिखा है, इनरेट बिकॉज हेट्रोक्रोमेटिन समानता निष्क्रिय होते हैं क्योंकि यह न्यूक्लियोलस के आसपास पाया जाता है। इसमें डीएनए और आरएनए दोनों की थोड़ी सी मात्रा होती है। इसमें कम मात्रा में डीएनए तथा अधिक मात्रा में आरएनए होता है। इसमें कम मात्रा में आरएनए और अधिक मात्रा में डीएनए होता है। तो आपको बता दें, हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है ये निष्क्रिय होते हैं क्योंकि इसमें कम मात्रा में डीएनए और अधिक मात्रा में आरएनए पाया जाता है। हाइड्रोक्रोमेटिन एक साइटोलॉजिक रूप से घनी सामग्री है जो आमतौर पर साइटोमियर और टीलोमियर में पाई जाती है। सेंट्रोमियर और टीलोमियर क्या है? तो जब आप माइटोसिस पढ़ेंगे तो उसमें एनोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज ये पढ़ेंगे ना, तो उसी सेंट्रोमियर और टीलोमियर में ये पाई जाती है हाइड्रोक्रोमेटिन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें डीएनए की कम मात्रा और आरएनए की अधिक मात्रा जो है वो पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लैक ओपेरान की व्यवस्थित जीनों का सही क्रम ज्ञात करता है? फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जीन अरेंज्ड इन द लैक ओपेरॉन फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा है? प्रमोटर, रेगुलेटर, स्ट्रक्चर एंड ऑपरेटर, या फिर रेगुलेटर, प्रोमोटर, ऑपरेटर या स्ट्रक्चर, ऑपरेटर, रेगुलेटर, प्रोमोटर या स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ऑपरेटर, रेगुलेटर या प्रोमोटर। कौन सा लैक ओपेरान के व्यवस्थित जीनों का सही क्रम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेगुलेटर, प्रोमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चर। ये लैक ओपेरान के जीनों का सही क्रम है। ठीक है, रेगुलेटर जीन एक रिफ्रेश उत्पन्न करता है और ऑपरेटर जीन की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है। प्रोमोटर जीन क्या करता है? तो प्रोमोटर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बंधन के लिए है और ऑपरेटर जीन जो है ये संरचनात्मक जीन के कार्य को निर्धारित करने का कार्य करता है। रेगुलेटर, प्रोमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चर, ये 4 प्रकार के जीन जो होते हैं ये लैक ओपेरान के व्यवस्थित जीनों का सही क्रम है। ठीक, अगला क्वेश्चन, जीनोम का क्या अर्थ है? जीनोम का क्या मतलब है? टोटल नंबर ऑफ द जीन प्रेजेंस इन द डिप्लॉयड सेल, यानी कि एक द्विगुणित कोशिका में जीन की कुल संख्या जीनोम कहलाता है। या जीनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी जीव का जीन प्रारूप जीनोम कहलाता है। या टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंस इन द गैमेट्स, एक युग्मक में गुणसूत्रों की कुल संख्या जीनोम कहलाता है। या टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंस इन द ऑर्गेनिज्म, जीवों में गुणसूत्रों की कुल संख्या जीनोम कहलाता है। टीजीटी बायोलॉजी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंस इन अ डिप्लॉयड सेल, एक द्विगुणित कोशिका में जीन की कुल संख्या जीनोम कहलाता है। ठीक, एक द्विकोषीय द्विगुणित कोशिका में जीन्स की कुल संख्या जीनोम कहलाता है। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम संजीन या जीनोम कहलाता है। इसी को हिंदी में संजीन कहा जाता है। मानव जीनोम होते कितने हैं? तो एक मानव में लगभग 80,000 से लेके 1 लाख तक जीन पाए जाते हैं। ठीक, अगला, जीन मुख्यतः बने होते हैं, जीन आर मेनली मेड अप डीएनए, आरएनए, लिपिड एंड प्रोटीन एंड ओनली। तो इसको मैंने पहले ही बताया था, जीन जो होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं, पॉलीराइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं। और ये पीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इजी है। डीएनए शब्द किसने, सॉरी जीन शब्द किसने दिया था? तो हम लोगों ने देखा था जोहानसन ने जीन शब्द दिया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने खोजा था। आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछ लिया जाए कि आनुवंशिकी का क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है, तो यही जीन आनुवंशिकी का क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। यही वंशानुगत लक्षण को उनके बच्चों में ले जाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, जीन व्हिच परमिट आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्लोन आर नोन एज, पुनः संयोजक क्लोन के अभिनिर्धारण को संभावित करने वाली जीन क्या कहलाती है? एडॉप्टर जीन, एक्सप्रेशन जीन, लिंकर जीन या रिपोर्टर जीन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, रिपोर्टर जीन। राजस्थान पीसीएस पीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन कि पुनः संयोजक क्लोन के अभिनिर्धारण को संभावित करने वाली जीन को क्या कहते हैं? रिपोर्टर जीन कहते हैं। रिपोर्टर जीन क्या होते हैं? तो रिपोर्टर जीन वे जीन होते हैं जिनके उत्पादकों को अभिक्रम के बाद आसानी से परखा जा सकता है और जीन अभिव्यक्ति के निगमन में अध्ययन के लिए सफलतापूर्वक ट्रांजेक्ट किए गए कोशिकाओं को स्क्रीनिंग के लिए मार्कर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन सा शुरुआत करने वाला कोडान है? तो जो समाप्त कोडान नहीं होगा वही शुरुआत करने वाला कोडान होगा। समाप्त कोडान जिसे टर्मिनेशन कोडान या फिर आप उसे नॉनसेंस कोडान भी कहते हैं, वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? UAG, UGA और UAA, ये समाप्त कोडान है। इसके अलावा जो होगा वो आपका होगा शुरुआत करने वाला कोडान। तो शुरुआत करने वाला कोडान कौन सा है? तो UAUG जो है ये शुरुआत करने वाला कोडान है। UAA
और UGA ये, और ये नहीं है, ये आपका डी वाला जो है ना ये नहीं है, ये जो है समाप्त कोडान भी नहीं है। समाप्त कोडान UAA है, UGA है, इसके अलावा UAZ है, ठीक है, ये समाप्त कोडान है। ठीक, इसी को टर्मिनेशन कोडान या फिर नॉनसेंस कोडान या फिर समाप्त कोडान यानी स्टॉप कोडान के नाम से जाना जाता है। बाकी शुरुआत करने वाला जो कोडान है वो AUG है, ठीक है, इसे सूत्रपात कोडान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन मैच करना है। हेलिक्स के प्रकार दिए हैं और हेलिक्स के प्रतिमोड़ आधार दिए हैं। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ये यूपी पीसीएस प्री 2016 में पूछा और पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसको हमने पहले भी देखा था कि ए जो होता है हेलिक्स का प्रकार, जो ADNA होता है उसमें जो हेलिक्स के प्रतिमोड़ के आधार जोड़े हैं ADNA का, वो क्या होता है 11 होता है, ADNA का 11। BDNA का 10 होता है, BDNA का क्या होता है 10 होता है। CDNA का 9.33 होता है और ZDNA का 12 होता है। ठीक है, ये ABCD जो दिए हैं ये DNA के प्रकार दिए हैं। ठीक, ADNA का 11, BDNA का 10, CDNA का 9.33 और ZDNA का 12 होता है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका जो सही जोड़ा है वो यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज सिबलिंग कन्वर्ट प्री mRNA म्यूचर इन mRNA। निम्नलिखित में से कौन प्रक्रिया संबंध में प्री mRNA को परिपक्व mRNA में रूपांतरित करता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सॉन को आपस में जोड़ना तथा इंट्रॉन्स को हटाना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक्सॉन को आपस में जोड़ना तथा इंट्रॉन्स को हटाना एक ऐसी प्रक्रिया है जो संबंध में प्री mRNA को परिपक्व mRNA में रूपांतरित करता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, what features of DNA fragments case it top move through across gel during इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान DNA के खंड किस लक्षणों के कारण अग्रोज जेल में चलन करते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। इनके फास्फेट ग्रुप के विद्युतीय आवेश के कारण, द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ इट्स फास्फेट ग्रुप, यानी DNA खंडों के फास्फेट ग्रुप के विद्युतीय आवेश के कारण या वैद्युतकरण संचलन के दौरान खगारोज जेल के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक का उपयोग होता है। ऑप्शन, DNA खंडों के पृथक्करण के लिए, RNA खंडों के पृथक्करण के लिए, प्रकीर्णन यानी कि सेपरेशन ऑफ एंजाइम के लिए, या एंजाइम के पृथक्करण के लिए। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सेपरेशन ऑफ DNA सेगमेंट। जेल विद्युतकरण संचलन यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक का उपयोग DNA खंडों को अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर हो गया है PDF, मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले में खोज दिया है, दूसरे में वैज्ञानिक दिया है। किस वैज्ञानिक ने किसकी खोज की है? पहला दिया आनुवांशिक कोड का भंजन, ब्रेकिंग ऑफ द जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड को ब्रेकिंग किसने किया था? तो नीरनबर्ग और मैथई ने। नीरनबर्ग और मैथई आपको कहाँ दिख रहा है? 3 में, यानी पहले का हो जाएगा 3। फिर दिया है सिंथेसिस ऑफ एन आर्टिफिशियल जीन, कृत्रिम जीन का संश्लेषण किसने दिया? तो कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार भी मिला। ये जो हो जाएगा 2 का 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया है DNA एंड RNA हाइब्रिडाइजेशन इन स्टूड, यानी कि DNA और RNA का परख नली संकरण किसने दिया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा DNA और RNA का परख नली संकरण, तो पार्मिड्यूड और गॉल संकरण, पॉड्यूल और गॉल, इनका पूरा नाम पॉड्यूल और गॉल संकरण है, इन्होंने दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 3 का ए। और फिर दिया है चौथा, क्या दिया है? अरे यार दिख ही नहीं रहा। पहले का हमने देखा था, पहले का क्या हो जाएगा? नीरनबर्ग और मैथई, आनुवांशिक कोड का भंजन नीरनबर्ग और मैथई ने किया था, यानी 1 का 3 हो जाएगा। 2 का कृत्रिम जीन दिया था खुराना ने, 2 का 4 हो जाएगा। और DNA का ये दिया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद लास्ट दिया है आपका प्राक्रमण की परिघटना, यानी कि इंग्लिश में क्या दिया है? फेनोमेनन ऑफ ट्रांसडक्शन। इसको किसने बताया था? तो जिंडर और लेडनबर्ग ने, जिंडर और लेडनबर्ग, यानी कि 2। 3 4 1 2 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको?
3412, 3412 आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, 3412, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी यहाँ से आप जो है देख लीजिए एक बार, ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं और उनके खोज है अनुवांशिक कोड का भंजन यानी कि ब्रेकिंग ऑफ द जेनेटिक कोड, नीरनबर्ग और मैथई ने दिया। कृत्रिम जीन का संश्लेषण खुराना ने किया, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। डीएनए तथा डीएनए आरएनए का परखनली में किसने बताया, तो पाड्यूर और गॉल संस्करण ने, और परिक्रमण की घटना जिंडर और लेडनबर्ग ने दिया। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स एंड जेनेटिक कोड के क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ क्या हो रहा है यार, एक मिनट। फेस कैम में आपका बैक कैमरा, यहाँ पे देखिए अगला टॉपिक जो है आपका, यहाँ पे आप देख लीजिए, एक मिनट बड़ा हो जाओ, यहाँ पे देखिए, ये देखिए मानव वंशानुगत और मानव अनुवांशिकी यानी हेरिटेंस ह्यूमन जेनेटिक्स, ये टॉपिक जो है हम लोग अगले टॉपिक में कवर करेंगे। तो इसका क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए तथा कमेंट बॉक्स में अपना जो है राय जरूर बताइएगा। आज थोड़ा सा पास में शादी है, इस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई और मैं भी थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि बगल में ही साउंड चल रहा है ना, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। आई होप सो आप लोग समझ सकते हैं। बाकी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आगे की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी चैनल पे आपके जीएस जीके एलटी ग्रेड के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।